साथियों, आप सभी को लाल हिंद। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अगस्त का महीना है और अगस्त का महीना भारतीय स्वाधीनता संग्राम और भारतीय इतिहास में बहुत ही अहम महत्वपूर्ण महीना है। इसी महीने में 9 अगस्त को जन क्रांति दिवस, 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस, 14 अगस्त को विशाल भारत का अंग भंग दिवस, 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के नाम पर भारतीय जनता के साथ धोखा, केवल सत्ता के हस्तांतरण मात्र को आज़ादी का नाम दिया जाना, और 16 अगस्त को और मदन लाल धिंगड़ा शहादत दिवस है। इस अवसर पर भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने एक पर्चा छपवाकर भारतीय जनता के बीच भारत के लगभग सभी राज्यों में वितरित किया है। RSPIML ने जो पर्चा भारत की जनता के बीच बांटकर जिस सच्चाई को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है, ये वही पर्चा है जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान सकें। अगर आपको लगे कि ये भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही आवश्यक है, वर्तमान भारत के लिए आवश्यक है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। साथियों, क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम की कोख से जन्मी शहीदों की शहादत की एकमात्र धरोहर भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी का आह्वान। अमर शहीदों की शहादत के अधूरे लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु संकल्पित, संगठित, क्रियाशील हों। इनकलाबी मानववादी साथियों, ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति और देश की तथाकथित आज़ादी को हासिल किए इस वर्ष 78 वर्ष पूरे हो गए। पिछले वर्षों की भांति इस बार भी फटा सुथन्ना पहने न जाने कितने गोबरे घसीटे आधा पेट खाए किसी फुटपाथ पर खड़े होकर आज़ादी का शासकीय जश्न देख रहे होंगे और नेता शाहों के लच्छेदार भाषण और उपदेश सुन रहे होंगे। किंतु क्या कभी आपने गंभीरता से सोचा है कि इस कथित आज़ादी में किसको क्या मिला? आइए इस पर सरसरी तौर पर नज़र डालें। साथियों, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट मार्च 2024 के अनुसार सन 2022 में संपूर्ण आबादी के ऊपरी 1% लोगों की हिस्सेदारी देश के संपूर्ण आय में से 22.6% की हो गई, जबकि 1951 में वह मात्र 11.5% और ब्रिटिश गुलामी के दौरान 1922 में 12.5% थी। इनकी औसत वार्षिक आय 53 लाख रुपये, लगभग 4.5 लाख रुपये मासिक हैं। इनमें भी सबकी आय समान नहीं है, बल्कि एक दूसरे की आय में जमीन आसमान का अंतर है। आबादी के ऊपरी 10% लोगों की संपूर्ण राष्ट्रीय आय में भागीदारी सन 2022 में 57% की हो गई, जबकि 1951 में वह मात्र 36.7% थी। अब देखिए, आज़ादी के सबसे निचली 50% आबादी, जो आम श्रमिक शोषित जन है, की संपूर्ण आय में हिस्सेदारी सन 2022 में घटकर मात्र 15% की रह गई, जबकि 1951 में वह 20.6% की थी। इनकी औसत वार्षिक आय मात्र 71,000 रुपये, लगभग 6,000 रुपये मासिक है। इनमें भी सबकी आय समान नहीं है। अब राष्ट्रीय संपदा पर नज़र डालिए। रिपोर्ट के अनुसार ऊपरी 1% लोगों की औसत संपत्ति 3,24,03,60 रुपये की है। यहाँ भी एक दूसरे की आय में जमीन आसमान का अंतर है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास औसतन 66,200 रुपये की संपत्ति है और देश की सकल संपदा में इन 50% लोगों की संयुक्त हिस्सेदारी केवल 5.4% की ही रह गई है। स्पष्ट है, इस कथित आज़ादी में पूंजी शाहों की पूंजी
और धन कुबेरों की संपदा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। देश की सकल संपदा चंद हाथों में सिमटती गई, तो दूसरी ओर आम श्रमिक शोषित जनों के जीवन का संकट दिनों दिन भयावह होता गया। उनका शोषण, दोहन, दमन, उत्पीड़न क्रमागत बढ़ता गया। वे गरीबी, बेकारी, कंगाली, अभाव, भूखमरी की बाढ़ में डूबते गए। तिस पर भी अतिशय संकटग्रस्त मुनाफाखोर अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए शोषक शासक वर्ग शक्तियाँ कम से कम मजदूर, कम से कम मजदूरी किंतु अधिक से अधिक उत्पादन जैसी घोर अमानवीय नीति को महामंत्र बनाए हुए है। तकनीकी प्रौद्योगिकी विकास के बल पर मजदूरों की संख्या और मजदूरी पर व्यय की जाने वाली राशि को किसी भी तरीके से घटाने की मुहिम चलाई जा रही है। अस्थायी पद समाप्त किए जा रहे हैं। ठेका मजदूरों से 1/4 से भी कम मजदूरी देकर 12-14 घंटे काम कराया जा रहा है। किसान कर्ज में डूब रहे हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रतिवर्ष 7 से 8 लाख युवा काम की तलाश में श्रम मंडी में जुड़ जाते हैं, किंतु कितनों को काम मिल पाता है? लोकसभा में हाल में ही दी गई सूचना इसे स्पष्ट कर देती है। सूचना के अनुसार 2014 से 2022 तक सरकारी नौकरी के लिए 22 करोड़ युवाओं के आवेदन सरकार को प्राप्त हुए, किंतु उनमें से काम मिला केवल 7.2 लाख को। इन्हीं सब हालातों का नतीजा है कि हालिया आर्थिक सर्वे के अनुसार देश के 10.6% वयस्क लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। सर्वे के दौरान 49% मजदूरों ने स्वीकार किया कि काम की अनिश्चितता, काम का दुगुना तिगुना बोझ और उसकी अमानवीय स्थितियां, पर्याप्त मजदूरी उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सन 2022 में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 41% 30 से कम आयु के लोग हैं। आत्महत्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गया है। यह है इस 78 वर्षीय आज़ाद भारत की असली तस्वीर, जिसके विकास के कसीदे काढ़ने में पूंजी के बेशर्म चरण सेवक, बुद्धिहीन मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी सामंती चारणों को भी मात देते हुए है। ऐसा क्यों? अब आइए वर्तमान को अतीत से समझें। वास्तव में भारत भारतीय सामंतों के विश्वासघात से ब्रिटेन का गुलाम तो अवश्य बना था, किंतु भारतीय श्रमजीवी जनता ने ब्रिटिश गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। तभी तो आरंभ से ही ब्रिटिश गुलामी के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया था, जो अपने विकास की विभिन्न मंजिलों से गुजरता हुआ 20वीं सदी के आरंभ में ही राष्ट्रीय जनक्रांति का उद्घोष करने लगा था। 1902 में ढाका और कोलकाता में जन्मी महान क्रांतिकारी दल अनुशीलन समिति ने मनुष्य में मनुष्यत्व विकसित करने का लक्ष्य उद्देश्य बनाकर राष्ट्रीय जनक्रांति द्वारा ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का सिंहनाद किया। इसी का संकल्प लेकर 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा ने फांसी का फंदा चूमा। स्वाधीनता संग्राम की यह क्रांतिकारी धारा शहादतों का महानतम इतिहास रचती हुई आगे बढ़ती है और अपने विकास में इस अकाट्य सत्य तक पहुंच जाती है कि मनुष्य में मनुष्यत्व का विकास केवल राष्ट्रीय जनक्रांति द्वारा ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने भर से नहीं हो सकेगा। इसलिए 1930 में अनुशीलन समिति की ही एक शाखा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA ऐसे समाज की संरचना करना जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण संभव न हो, तथा वहीं HRA 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के रूप में राष्ट्रीय जन क्रांति द्वारा ब्रिटिश सत्ता उखाड़ फेंकने के साथ ही समाजवादी क्रांति द्वारा पूंजी की भी सत्ता को मिटाकर श्रम की सत्ता कायम करने का संकल्प ग्रहण करती है। इसी धारा की अगली कड़ी में 19 मार्च 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस व स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में
आहूत समझौता विरोधी पंडाल में अनुशीलन समिति HRA और HSRA को समाहित कर भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी RSPIML नाम ग्रहण करती है और विश्व सर्वहारा क्रांति की विश्व प्रक्रिया द्वारा विश्व पूंजीवाद का उन्मूलन कर विश्व मानववादी मानव समाज की संरचना का लक्ष्य उद्देश्य ग्रहण करती है। ध्यान रहे, क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम की इस क्रांतिकारी धारा को समानांतर ब्रिटिश साम्राज्यशाही की कोख से पैदा हुई और उसी द्वारा पाली पोसी गई सुधारवादी धारा भी थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अम्बेडकरवादी तथा अन्य जात वर्ण धर्मवादी संगठन शामिल थे। इस धारा का उद्देश्य किसी भी तरह राष्ट्रीय जनक्रांति को रोककर ब्रिटिश साम्राज्यशाही की सुरक्षा करते हुए भारतीय पूंजीशाहों के वर्ग हितों को पूरा करना था। तभी तो सन 1942 की अगस्त जन क्रांति, जब जनता स्वयं क्रांति के लिए निकल पड़ी थी, स्वयं गांधी जी ने इसे गुंडों लफंगों का आतंक कहकर निंदा की। सुधारवादी धारा की सभी पार्टियां और जात धर्म वर्णवादी संगठन ब्रिटिश सत्ता की सुरक्षा में लगे थे। स्टालिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी कोख से निकली तमाम स्टालिनवादी, ट्रॉट्स्कीवादी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टियां आज विद्यमान हैं, रूस की एजेंसी मात्र थी और रूसी विदेश नीति के पालन में अगस्त क्रांति को दबाने, कुचलने, असफल बनाने में ब्रिटिश शासकों का दाहिना हाथ बनी। समय का व्यंग है कि आज वही लोग अगस्त क्रांति का जश्न मनाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और आम मेहनतकश जनों की आंख पर पट्टी बांधने का प्रयास करते हैं। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हुए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाने से अब उसके लिए भारत को अपना उपनिवेश बनाए रख पाना बहुत कठिन हो गया था। इधर भारत में आज़ाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण के बाद बंदी सैनिकों के साथ किए गए अपमानजनक दुर्व्यवहार से पूरे देश में उग्र आक्रोश फैल गया था। सेना में विद्रोह फूट पड़ा, मजदूर हड़ताल पर चले गए, छात्र, युवा और किसान सड़कों पर उतर आए। देश राष्ट्रीय जनक्रांति के मुहाने पर पहुंच गया था और भारतीय पूंजीशाही दोनों भयभीत हो उठी। राष्ट्रीय जनक्रांति दोनों के वर्ग हितों के विरुद्ध थी। अतएव राष्ट्रीय जनक्रांति की पीठ में छुरा भोंककर ब्रिटिश साम्राज्यशाही और भारतीय पूंजीशाहों के बीच समझौता हो गया। हिंदू मुस्लिम पूंजीशाहों के आपसी पूंजीवादी टकराव को सांप्रदायिकता के घातक जहर में डुबोकर विशाल देश का 14 अगस्त को अंग भंग कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हो गया। भारतीय श्रमिक शोषित जनों के शोषण दोहन का अधिकार भारतीय पूंजीशाहों को प्राप्त हो गया। उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों ने सत्ता संभाली। सब कुछ ज्यों का त्यों वही बना रहा, केवल चेहरे बदल गए और इसी को आज़ादी का नाम दे दिया गया। स्पष्ट है कि ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति तो अवश्य मिली, किंतु पूंजी की गुलामी बदस्तूर कायम रही। पूंजीवादी शोषण दोहन की चक्की क्रमागत तीव्र से तीव्रतर होती गई। इस तरह अतिशय मरणासन्न हो चुके विश्व पूंजीवाद की ही एक अभिन्न इकाई के रूप में स्वतंत्र भारतीय पूंजीवाद का उदय हुआ, जिसे श्रमिक शोषित जनों, मजदूरों का खून निचोड़कर ही कायम रखा जा सकता था, रखा भी जा रहा है। उसका परिणाम सामने है। प्रश्न गंभीर है, आखिर इसका विकल्प क्या है? विकल्प वही है जिसे अमर शहीदों ने अपना रक्त देकर आलोकित किया है। समाजवादी क्रांति द्वारा पूंजी की सत्ता का ध्वंस कर श्रम की सत्ता, सर्वहारा अधिनायकत्व कायम करना। किंतु यह तभी संभव है जब श्रमिक शोषित जनों, मुख्यतः मजदूर, अपनी वर्ग चेतना से लैस होकर वर्ग एकता व व्यापक वर्ग संगठन गठित कर पूंजी के पक्ष में श्रम के विरुद्ध चल रहे प्रतिक्रियावादी वर्ग संघर्ष को श्रम के पक्ष में पूंजी के विरुद्ध विप्लवी वर्ग संघर्ष का गठन, संचालन, विकास करे। इसके लिए सर्वप्रथम उसे अपने क्रांतिकारी वर्गीय दर्शन सिद्धांत
मार्क्सवाद लेनिनवाद के अस्त्र से सशस्त्र होकर पूंजीवादी वर्ग सहयोगवादी सिद्धांत, गांधीवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद, स्टालिनवाद, ट्रॉट्स्कीवाद, माओवाद तथा सांप्रदायिकतावाद को दफनाना होगा। इस महान क्रांतिकारी मानववादी कार्यभार को पूरा करने के लिए क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम की कोख से जन्मी अमर शहीदों की धरोहर एकमात्र मजदूर वर्गीय क्रांतिकारी पार्टी भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी आरएसपी आईएमएल के सुर्ख झंडे के नीचे कतारबद्ध होना होगा। यही समय की तात्कालिक अनिवार्य मांग है। यह पर्चा पार्टी के क्रांतिकारी साथी महामंत्री साथी आनंद प्रकाश मिश्र के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगर आप लोग इन बातों से सहमत हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। आप सभी को लाल हिंद।